हेलो दोस्तों, टीचिंग प्लांट में आप सभी का स्वागत है। अगर अभी तक आप एग्ज़ाम एकदम पास में है, आपके नज़दीक है और अभी तक आप सीडीपी नहीं पढ़े हैं या पढ़े भी हैं तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो इस पूरा सीरीज़ को देख लीजिए। सीरीज़ देखने के बाद आपको 25 प्लस नंबर 100% आएगा। पूरा मन से देखना है और इसको रिवीजन करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ पे पीडीएफ से रिवीजन कर सकते हैं। और पूरा सीरीज आपको देखना पड़ेगा, इसको पूरा प्लेलिस्ट देख लेंगे तभी आपको पीडीएफ समझ में आएगा, ठीक। क्योंकि ये हैंड रिटन नोट्स है, शॉर्ट नोट है और एकदम कंक्लूजन अमृत आपको इसमें निचोड़ दिया गया है। सीडीपी का जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वही दिया गया है, तो पूरा पढ़िए। चलिए, अभी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाटसन के अनुसार संवेग 3 प्रकार के होते हैं, है ना। तो इसको ध्यान में रखना है आपको संवेग के बारे में। संवेग जो है 3 प्रकार का होता है, वाटसन ने बताया, ठीक। 3 संवेग जन्म से होता है, ये जन्मजात होता है, ठीक है। मतलब जन्म लेते ही कोई इंसान अगर जन्म लिया तो उसके अंदर फियर भी रहेगा, क्रोध भी रहेगा और प्रेम भी रहेगा। ये तीनों फीलिंग्स हैं, संवेग हैं, इमोशन है, ये तीनों इसके अंदर होता है। इसको ध्यान में रखिए। देखिए, विकास विकास वृद्धि पिछले लेक्चर में मैं पढ़ा चुका हूँ बहुत अच्छे तरीके से, इसको जाके पढ़ लीजिए क्लास 1। और स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट ये भी पढ़ा चुका हूँ, ठीक। अब एक जो है एक चीज़ बच जाता है, इसको देखिए, डेवलपमेंट, परिपक्वता और अधिगम, ये तीनों एक साथ देख लीजिए। इसमें क्या होता है, विकास क्रमिक होता है, सीक्वेंशियल होता है, ऑर्डरली होता है, पैटर्न होता है। इसमें एक पैटर्न फॉलो करता है विकास। विकास जो है इंसान में जो डेवलपमेंट होता है एक पैटर्न को फॉलो करता है, सिस्टमैटिक होता है, ठीक, क्रमिक होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। जबकि परिपक्वता होता है ये हेरिडिटी, बायोलॉजिकल होता है, हेरिडिटिकल होता है, मतलब आनुवंशिकता होता है परिपक्वता, ठीक है। मैच्योरेशन इसको बोला जाता है। और अधिगम, अधिगम जो है जितना ज़्यादा आप इफर्ट करेंगे उतनी चीज़ों को सीखेंगे, उतना ज़्यादा लर्निंग आपकी बढ़ेगी, इस तरह से होता है, ठीक है। बेसिक चीज़ें हैं, ये आपकी थॉट्स को डेवलप करेगा, इसलिए ये टॉपिक जानना ज़रूरी था। ये भी मैं पढ़ा चुका हूँ कितना अच्छे तरीके से, देखिए तीनों में एक साथ डिफरेंस पढ़ा चुका हूँ। पिछला लेक्चर में है, ये क्लास 1 में है, ठीक। अभी क्लास 2 चल रहा है। दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। आपके सपोर्ट से, अगर चैनल आपका सपोर्ट रहा तो मैं सब कुछ पढ़ा दूंगा इसी चैनल पे। टीचरों का इतना इतना बड़ा बड़ा मैराथन देखने की ज़रूरत नहीं दोस्तों, टाइम बर्बाद मत करो, टाइम बहुत कम है। आप मेन मेन चीज़ें समझो, उसके बाद जाके पीवाई करो, है ना। वो सारी चीज़ें आपको स्टडी मटेरियल हम बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कराएंगे टेलीग्राम पे। अब थॉर्नडाइक के अनुसार ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। चलिए शुरू करते हैं। बुद्धि, बुद्धि भी हर कोई एग्जाम में आता ही है। अस्थाई व परिवर्तनशील, यूपी टेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें क्या होता है, बुद्धि, तर्क, थिंकिंग, इमेजिनेशन, सब कुछ हम बुद्धि के द्वारा करते हैं। ये मल्टी डायरेक्शनल होता है, मतलब बहुआयामी होता है, ठीक है। अब प्रकार, इसके प्रकार कितने प्रकार हैं, थॉर्नडाइक के अनुसार इसके 3 प्रकार हैं दोस्तों। 3 प्रकार के हैं थॉर्नडाइक के अनुसार, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। मूर्त बुद्धि, जो लोग फिजिकल वर्क करते हैं, जैसे मैकेनिक, कारीगर हो गए, बढ़ई हो गए, है ना। जो बुद्धि, दिमाग लगाना है, ऐसा नहीं कि काम कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं तो उसमें, झाड़ू लगा रहे हैं तो उसमें बुद्धि नहीं लगा रहे हैं, तो इसलिए उनको, अगर स्वीपर को बोला जाए कौन काम कर रहा, झाड़ू लगा रहा, जब झाड़ू पकड़ के काम कर रहा है तब वहाँ पे मूर्त बुद्धि है। लेकिन अगर वो कार्य को ऐसे नॉर्मली तो उसको नहीं काउंट किया जाएगा। क्योंकि यहाँ मैकेनिक जो होता है, कारीगर हो गया, बढ़ई हो गया, ये लोग दिमाग लगा लगा के क्या करते हैं, काम करते हैं। मूर्ति कारीगर जो होता है, मान लो मूर्ति बनाने वाला है, मूर्ति बनाएगा, मैकेनिक है, गाड़ी बना रहा है, तो इस तरह से आप समझिए। अमूर्त को, अमूर्त बुद्धि इनके पास होती है, सिंगर हो गया कोई, जो दिमाग से काम करते हैं, डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, ये लोग जो है दिमाग बहुत लगाते हैं, ये अमूर्त बुद्धि इनके पास होती है। सामाजिक बुद्धि, सामाजिक बुद्धि में जैसे अध्यापक, नेता, जो भी समाज के लिए काम करते हैं। टीचर पढ़ा रहा है तो, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो ऐसा थोड़ा है कि मैं अपने लिए पढ़ा रहा हूँ, तो मैं तो समाज के लिए ही पढ़ा रहा हूँ ना, बहुत सारे लोग के लिए पढ़ा रहा हूँ। कोई व्यवसायी है, समाज सेवी है, वो समाज के लिए काम करता है, ठीक। तो जो सामाजिक काम करते हो सामाजिक बुद्धि होता है। अब बुद्धि लब्धि, बुद्धि लब्धि का के जनक कौन है, बुद्धि लब्धि, बुद्धि लब्धि एक्चुअल में होता है मानसिक आयु, वास्तविक आयु इंटू 100, ठीक। और ये टर्मन द्वारा दिया गया, टर्मन 1916 में। अब बुद्धि जो है आईक्यू, आईक्यू की स्थिति, अच्छा,
IQ जो होता है इसी फार्मूले से निकाला गया है। अब IQ जो है इसकी स्थिति, जैसे जड़ बुद्धि, इडियट किसको कहोगे आप? मान लो कोई दोस्त आपका इडियट है, इडियट बोल देते हो। इडियट कौन है? इडियट उसको कहा जाता है टर्मन के अनुसार जिसकी IQ लेवल जो है इतने के बीच हो, मतलब 0 से 25 के बीच में जो होता है उनको जड़ बुद्धि या इडियट कहा जाता है। और मूढ़ बुद्धि जो होते हैं 25 से 49 के बीच में, 50 से 69 के बीच में मूर्ख बुद्धि कहा जाता है। अच्छा, मूर्ख, इडियट, मूढ़, इन सब में अंतर है, देख लो आप, सब में अंतर है, ठीक है। अब सामान्य बुद्धि, ये सामान्य बुद्धि से नीचे 89 से ये आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट अभी तक का जो है इसमें ये वाला है सामान्य बुद्धि। बार बार पूछा जाता है सामान्य बुद्धि का IQ 90 से 110, याद रखिए 109 या 110, ठीक है, एग्जाम में आएगा सामान्य बुद्धि 110 या 109। अब दोस्तों इसके लिए अब आगे देख लीजिए, तीव्र बुद्धि है ना। अच्छा, प्रखर बुद्धि, प्रतिभाशाली जो लोग होते हैं उनका 140 से अधिक होता है, प्रखर बुद्धि 130 इतना, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं NCF, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा। NCF का फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ लेता है, तो इसको याद रखिए। अब NEP क्या होता है इसको डिटेल में आगे बढ़ाऊंगा, अभी फ़िलहाल NEP पढ़ लीजिए बेसिक। NEP नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 2020। अच्छा, इसके पहले जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कब आई थी? 1968, 1986। अच्छा, 68 याद रखो, 68 को पलट दोगे तो 86 हो जाएगा। 1986 में आया और 68 में आया। इसके अनुसार इसकी अध्यक्षता कौन किया था? कस्तूरी रंजन इसकी अध्यक्षता किए थे, ठीक। इसके अनुसार इसमें एक चीज़ किया गया था कि भैया 6% GDP का सेंट्रल स्टेट जो है ये शिक्षा में खर्चा करेगी, है ना, पढ़ाई लिखाई और इन सब चीज़ों के लिए शिक्षा विभाग में किया गया। अब मंत्रालय MHRD, इसको जो है शिक्षा विभाग बनाया गया, MHRD को शिक्षा विभाग बना दिया गया था इसी संशोधन में। B.Ed अनिवार्य फॉर टीचिंग टिल 2030, B.Ed सबके लिए अनिवार्य कर दिया जाएगा 2030 तक, ये भी है। नई शिक्षा नीति के तहत MPhil को समाप्त कर दिया गया था, MPhil को समाप्त कर दिया गया। अब इसमें सेकेंडरी एजुकेशन, अभी एजुकेशन 10+2 था, इसमें 2020 से क्या किया गया, 5+3+3+4। 5 में क्या होता है, 3 साल का जब बच्चा हो जाएगा तब स्कूल जाएगा, ठीक, 3 साल का हो गया स्कूल गया। अब उसके बाद अब 5, देखिए 5 कैसे बनेगा, 5 में क्या क्या रहेगा। 5 के अंदर 3 साल का बच्चा स्कूल गया तो स्कूल में क्लास 1 3 साल तक वो जो है केवल गेमिंग खेलेगा कूदेगा। दोस्तों इसको देखिए ध्यान से, ये 10+2 को बदल के 5+3+3+4 किया गया, मतलब इसी तरह से बच्चे पढ़ेंगे, ठीक। जब 3 साल का बच्चा होगा तब आंगनबाड़ी या प्ले स्कूल में जाएगा, ठीक। आंगनबाड़ी में जब गया वो 3 साल का था ऑलरेडी, वहाँ पे क्या पढ़ाई करेगा, क्लास 1 क्लास 2, ठीक। और 3 साल तक आंगनबाड़ी में पढ़ लिया और क्लास 1 क्लास 2 टोटल वो 5 साल का हो गया, ठीक। अब जो है उसके बाद फिर 3 साल में क्या पढ़ेगा, क्लास 3 क्लास 4 क्लास 5, क्योंकि क्लास 1 क्लास 2 पढ़ चुका था। और उसके बाद जो है दोस्तों एक चीज़ बताओ, मान लो क्लास 5 में बच्चा पहुंचा है आपका, ठीक है, और क्लास 5 में पहुंचा है तो उसका एज बताओ। क्लास 5 में NEP 2020 के अनुसार अगर क्लास 5 में है तो बच्चे की एज कितना होगी, टोटल 5+3 होगी। जिस क्लास में उसमें 3 जोड़ देना उतना आपका एज होगा बच्चे का,
क्योंकि 3 साल का जब बच्चा रहेगा तब स्कूल जाना चालू करेगा, वहाँ पे 3 साल प्ले स्कूल करेगा, 3 साल खेलेगा कूदेगा, आंगनबाड़ी में रहेगा, फिर क्लास 1 क्लास 2 करेगा, और टोटल हो गया 5। और प्लस थ्री में जब आएगा तो जो है, जब 3 में आएगा क्लास 3 क्लास 4, है ना, इस क्लास 5 तक पढ़ लेगा। इसको बोला जाता है प्रीपेटरी स्टेज। ठीक है, प्रिपरेटरी स्टेज बोला जाता है क्लास। अब फिर 3 आगे, 3 में 6 7 और 8 क्लास पढ़ लेगा, और 11 से 14 वर्ष का हो जाएगा। 11 से 14 वर्ष के बीच में वो जो है क्लास 6 7 8, इसको मिडिल स्टेज बोला जाता है। और सेकेंडरी स्टेज इसको बोला जाता है दोस्तों, ये जो है लास्ट वाला जो 4 है, इसमें क्लास 9 10 11 12 चारों पढ़ेगा। इसमें जो है 9 10 11 12, इसको सेकेंडरी स्टेज कहा जाता है। 14 से 18 वर्ष तक 12वां पास कर लेगा, यही था NEP। ठीक है, बच्चे की उम्र 3 से 8 ईयर, 3 साल का बच्चा स्कूल, ठीक वही चीज़ है। अब इसको देख लीजिए, ये एक ही चीज़ों में NEP 2020 के तहत मूल्यांकन असेसमेंट में किस प्रकार का बदलाव की प्रस्तावना की गई थी? योगात्मक ना होकर रचनात्मक होना चाहिए। मूल्यांकन असेसमेंट जो होता है बच्चों का, योगात्मक ना होकर रचनात्मक होना चाहिए। इसको देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, NEP 2020, इसके अनुसार रटना नहीं है, समझाने पे जोर देना है। अनुभव एवं प्रयोगशाला शिक्षा, अनुभव और प्रयोगशाला, ये सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना है बच्चों को पढ़ाने के लिए। पाठ्यक्रम में कटौती की गई है, बच्चा बड़ा बड़ा बैग लेके चल रहा है उसके लिए। अब मूल्यांकन जो होता है, मूल्यांकन असेसमेंट जो होता है, ये जो है ये योगात्मक और रचनात्मक का गुणनफल होगा। समावेशी शिक्षा पर बल दिया जाएगा। सॉरी, एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये मूल्यांकन जो होता है योगात्मक नहीं होगा, रचनात्मक होगा। ठीक, ये योगात्मक नहीं होना चाहिए, रचनात्मक होना चाहिए। ये पूछेगा, ये पूछता है मूल्यांकन का क्या है उस NEP 2020 के अनुसार कैसा होना चाहिए। समावेशी शिक्षा पर बल, इस पे जोर दिया गया है। समावेशी शिक्षा वो शिक्षा होता है दोस्तों जिसमें सबको एक साथ मिला जुला के पढ़ाया जाता है, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबको एक साथ एक रूप में पढ़ाया जाएगा। और प्रत्येक स्टूडेंट के लिए शिक्षा और निजी शिक्षा, मतलब सबको देखभाल करना अच्छे से, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है। प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी का यूज करना है। समग्र विकास, बच्चों के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई कराना है। तो दोस्तों इस तरह से ये टॉपिक ख़त्म। चलिए आपको मिलते हैं अगले और बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।